नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं हम वन स्लॉट वन टॉपिक लेके आते हैं। यानी एक टॉपिक में एक टॉपिक की भावना को समझ जाते हैं कि उसे कैसे पढ़ना चाहिए। आप कंप्रिहेंसिव तैयारी करते हैं कि प्रीलिम्स मेंस के एस्पेक्ट में उसको रख दो एक बार साइड से, तो पहले ये जान लो कि टॉपिक में होता क्या है। तो उससे आने वाले प्रश्नों को, चाहे वो फैक्ट प्रश्न हो, चाहे वो कंसेप्ट प्रश्न हो, चाहे एप्लीकेशन प्रश्न हो, आप उनको आराम से टैकल कर सकते हो। तो जरूरी है आप टॉपिक की समझ को विकसित करें, ना कि आप ध्यान रखना प्रीलिम्स मेंस क्या होता है इसके बारे में विकसित करें। जब आपके दिमाग में सब कुछ विकसित होगा, जो आपसे पूछेगा निकाल के दे दोगे ना। और जब विकसित ही नहीं होगा ध्यान रखना, तो कैसे निकाल पाओ। जब युद्ध में जा रहे हो आप लड़ने के लिए, आपके पास सारे ही हथियार नहीं होंगे, उसने पता नहीं कैसा अस्त्र शस्त्र चला दिया उधर से, तो आपको उसके लिए रेडी होकर जाना है। पता नहीं क्या लेके आ जाए दूसरा व्यक्ति, भाई वो एग्जामिनर बैठा हुआ है, कहाँ से निकल के आ जाए। तो आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एक ऐसे ट्रीटमेंट पर जहां जानेंगे कि इस टॉपिक को कैसे करना चाहिए। उससे पहले एक न्यूज़, आपको लगता है कि यूपी पीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे डर है, मैं मोटी मोटी फीस देने में असमर्थ हूं और मैं दे भी नहीं पाऊंगा, और बार बार आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो एक जो उस डर को दूर करने के लिए ओनली 199 में मेरे द्वारा पूरी गाइडेंस ध्यान रखना मैं दे रहा हूं। और यहां आप इतनी कम फीस में पॉलिटी को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, इन सब चीज़ों को आराम से टैकल कर पाओगे। तो निसंकोच जाके ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद एनरोल कर लीजिएगा। 20 जनवरी से ही बैच की और स्टार्ट हो रहा है और आप इसका लाभांकित या हिस्सा बनकर अपने जीवन को, ध्यान रखना, नॉलेज की तरफ सही पथ पर जोड़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ कॉमन नॉलेज भी मिलेगी, यहाँ एडवांस नॉलेज भी मिलेगी और यहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जिसको लगता है, डर है, वो ज्वाइन कर ले। कोई दिक्कत है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर ले, टेक्निकल टीम हमारी सारी चीज़ें आपके सामने बैठी हुई है। चलो, एक ऐसा टॉपिक मैं हमेशा चाहता हूं कि जब तक आप इंटरलिंक करके नहीं पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बोझ बनता चला जाएगा। दिमाग एक सीमित दायरे का काम करता है, असीमित चीज़ों को इकट्ठे करने का काम करता है, लेकिन काम करेगा हमेशा सीमित दायरे में। तो यानी उसको इस तरह से सजाइएगा दिमाग में कि आपको उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो इंटरलिंक करके समझ जाओ। राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, गवर्नर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पीएम को पढ़ेंगे तो यहाँ सीएम को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनएचआरसी को पढ़ोगे, एसएचआरसी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उधर संसद को पढ़ लीजिएगा, विधानसभा पढ़ने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ लोगे तो हाई कोर्ट को बहुत कम जानने की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं पॉलिटी में, इकोनॉमी में भी ऐसा होता है, ज्योग्राफी में भी ऐसा होता है, हिस्ट्री में भी ऐसा होता है, लेकिन आपको जानने की आवश्यकता है कि आपका ट्रैक कैसा है। तो जरूरी है, यदि आप इन सब चीज़ों लाभान्वित हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक दूसरे से शेयर करिएगा। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, और जानिएगा कि कैसे पढ़ना होता है। तो चलिए, उस टॉपिक का नाम है आज जो पढ़ेंगे CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब यहां से जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो स्टेट का SIC होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने की नीड आपको नहीं होनी चाहिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं। इसका मतलब एक के साथ एक फ्री, दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर स्टडी। अब इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, पहले इसकी थोड़ी सी फिल्म को बनाना पड़ेगा। फिल्म का मतलब यह है, जब भी हम कुछ काम करने के लिए चलते हैं तो पहले अगर पूरा दायरा नहीं पता होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, तो आप बार बार भटकते रहोगे। तो पहले इसमें ये जान लेते हैं कि CIC होता क्या, इसका मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। फिर उसके बाद जानेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। यानी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये हुआ कि इसको कब कैसे बनाया गया, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया ये कैसा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, या कैसी सेलेटरी बॉडी है, कैसी बॉडी है, इसके बारे में जानकारी हो जाना चाहिए। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है। उसके पास इसका जो नियुक्ति का प्रावधान है, ये आयोग है तो इसको अपॉइंटमेंट, बाकी जो कार्यकाल है, बाकी जो इसका वेतन है, ये जो फैक्चुअल बातें हैं, या बाकी जो इसका अन्य सिचुएशन है, उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। मेन एस्पेक्ट पे अगर जाओगे तो यहाँ आपको जानकारी होना चाहिए इसका कार्य क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो कुछ वर्क, कार्य जिसे कह सकते हैं वर्क, और कुछ इसकी जो शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या इसकी पावर होती है। साथ में लेटेस्ट में कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो इससे प्रभावित करती है। क्या ऐसा है कि CIC के स्थापना करने के बाद जिस सपना लेकर इसकी स्थापना किया गया था, उस सपना पूरा करने में कितना ये अभी तक सक्षम हुआ है? क्या ऐसी कोई समस्या हुई कि ये अपना दायित्व नहीं निभा पाया? इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो पूरी फिल्म कहानी बना पाएंगे। आइए वन बाई वन करके समझते हैं, और आपको मजा ऑटोमेटिकली इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ एक वे बताया जाता है।
बहुत सारी चीजें मैं लिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपको मैं ऐसे ही डिले कर दूंगा। पहली बात, अगर यहां से हम लोग देखें, हमारे पास डेमोक्रेसी होती है, और डेमोक्रेसी में जो पावर होती है, आप जानते हैं लोकतांत्रिक चीजें जो पावर होती है वो जनता में होती है। अब यहां पे, यहां आपने सरकार को चुन दिया, तो सरकार एक, हमारे पास तीन पिलर हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव को दो पार्ट में रखा गया है। एक होता है पॉलिटिकल, इट मींस मतलब राजनीतिक, जुडिशरी होती, एग्जीक्यूटिव होती है राजनीतिक में वो लोग आते हैं जो नेता लोग हैं, एमपी एमएलए। और एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, आप जान पा रहे होगे, यहाँ प्रशासनिक अमला आता है। अब समस्या यहाँ आ जाती है, ये सरकार क्या है, जवाबदेही है। जवाबदेही क्यों है, क्योंकि इसको जनता ने चुना है। तो जनता अगर किसी काम के प्रति या कोई भी ऐसा अधिसूचना है, इंफॉर्मेशन मांगना चाहती है, या मान लेते हैं उसका कोई काम नहीं हो पा रहा है, यानी एक सरकार के काम को पारदर्शिता लाने के लिए या उसको जवाबदेही बनाने के लिए और उसको मजबूत सिस्टम करने के लिए, यदि किसी व्यक्ति की सुनवाई यहाँ नहीं हो पा रही है, यहाँ नहीं हो पा रही है, यहाँ नहीं हो पा रही है, तो अपनी बात कहे किससे? एग्जाम्पल बेस पे समझें कि ए आदमी है, इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी कोई इसकी बात ही नहीं सुन रही है, तो किससे कहेगा? ससुर साहब से कहेगा, मम्मी पापा से कहेगा। यहाँ भी नहीं सुनेंगी तो कहाँ जाएगा फिर वो बेचारा? कोर्ट के, तहसील के या कचहरी के दरवाजों की ओर खटखटाना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही जनता को एक अधिकार के रूप में एक और मजबूत करने के लिए कि जो सरकारें हैं या प्रशासनिक अमला है, ये जवाबदेही बन जाए, इसमें पारदर्शिता आ जाए, इसको मजबूत करने के लिए जनता को एक अधिकार और दे दिया गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी सूचना का अधिकार। बात में समझ पाए कि जनता के पास दायित्व क्या हो गया, ड्यूटी जो है उसकी और बढ़ गई। लेकिन ड्यूटी किसकी बढ़ी है? सरकार की, कि जवाबदेही बन जाए, पारदर्शिता बन जाए। तो यहां से अगर हम समझें कि सीआईसी क्या है, एक सूचना आयोग है। क्या करता है? यहां पे बाकी जनता की चीजों को सूचना देने का कार्य करता है। रही बात नंबर 2 पॉइंट की, बात करते हैं यहां से इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। आराम से मस्ती के साथ पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिएगा, 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा एक यहां से राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, यहां लिख सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना, एक पत्र के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से 2005 में सीआईसी का गठन किया गया। बात दिमाग में बन गई? जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी, जो एक कार्मिक कार्यालय के क्या है, मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो यहां हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये बन रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये एक प्रकार से अधिसूचना के माध्यम से बनाई गई है। तो असंवैधानिक बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है तो वहां पे लीगली कार्यवाही हो या ना हो, ये डिपेंड नहीं होता है। तो आपके दिमाग में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ये बन पा रहा होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में इसकी स्थापना इसलिए की गई कि जो प्रशासनिक अमला है या सरकार जो चीजें होती हैं, उनके काम काज में एक पारदर्शिता और जवाबदेही जो प्रणाली है वो विकसित हो सके और उसको बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाया जा सके। इसको यहां तक ध्यान रखना, बात कर सकते हैं। अब जनता क्या होगी? जनता अपनी सुनवाई करने के लिए इनसे मांग करती है, कोई शिकायत किसी चीज को लेकर इनसे मांग करती है, कोई और आरोप है इससे मांग करती है, तो ये जांच करती है कि जो इन्होंने शिकायत किया है उस काम काज में इनके प्रति ऐसा ही हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो उसके लिए कुछ कार्यवाही करने की जो उसकी तख्तियां हैं उस पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या समझा यहां से कि इसके बारे में थोड़ा सा वन बाई वन कर समझते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी जान लिया। अगले पॉइंट की बात करते हैं, संरचना के बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये समझ पा रहे हो कि जो संरचना है इसकी, उसके बारे में एक थोड़ी सी फिल्म सी बनाते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहां ये सब काम करने के लिए एक व्यक्ति तो नहीं बैठा रहेगा, इनको काम करने के लिए हमने यहां पे एक प्रकार से कह सकते हैं हमने एक मुख्य आयुक्त की स्थापना करी और बाकी कुछ अन्य की स्थापना करी। तो हमें यहां चाहिए एक मुख्य आयुक्त, किसका? सीआईसी का। ये कौन होता है? ब्यूरोक्रेट्स होता है। यहां नंबर 2, यहां हमें क्या चाहिए? एक अन्य आयुक्त चाहिए, जो इनकी हेल्प के लिए अन्य सदस्य चाहिए। ये कितने हो सकते हैं? तो ये 10 के आसपास रखा गया है कि इनको 10 के आसपास, 10 से अधिक नहीं होंगे, 10 तक रख सकते हैं। एक ढांचा है। तो अब आपसे पूछे कि संस्था कैसी है, तो बोलेंगे सर ये बहुसदस्य संस्था है जो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जवाबदेही चीजों को मैनेज करने का काम करती है।
इन दोनों की जो नियुक्ति है, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को आप भी जानते हैं कि 44 अमेंडमेंट के माध्यम से क्या कर दिया है, बांध दिया गया है। बांधने का मतलब ये हुआ कि उसके कार्य को कहीं ना कहीं सीमित तरीके से कर दिया गया है। अगर हम राष्ट्रपति क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा, और विचार विमर्श कौन करेगा, विचार विमर्श करने के लिए जो जनता की जो ताकत होती है वो सरकार में होती है। तो यहाँ एक समिति बनाई जाती है, यहाँ समिति जो बनाई जाती है वो समिति क्या कहती है, सुझाव देती है। तो उस समिति में कौन होता है ये भी जानने का प्रयास करें, ये बेसिक बेसिक बातें हैं। एक समिति में कौन होगा, एक होंगे भैया जो हमारे यहाँ सरकार के प्रमुख होते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेट का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो कौन होता है, ध्यान रखना, पीएम होता है। तो गवर्नमेंट का हेड ही तो करेगा उसको, भैया हम गवर्नमेंट तो हम ही चला रहे हैं ना, तो उसके अनुकूल वो अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पीएम इसका समिति का हेड होता है। नंबर 2 पे इस पे होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो नंबर 2 कौन होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये कहां से आएगा, ये अपोजिशन पार्टी का आ गया। मान लो ये जिसकी सरकार रूलिंग पार्टी की वो पीएम बन गया, उसका लोकसभा में अपोजिशन पार्टी से यहां से आ जाएगा। और एक इसमें क्या होता है, एक प्रकार से कहा जाए तो कैबिनेट मंत्री होता है, वो पीएम की इच्छा पर जो से लगता है कि भैया इसमें शामिल हो जाओ, हम एक बार इनका चयन करते हैं, तो यहां से कैबिनेट मंत्री होता है। और कैबिनेट मंत्री किसकी इच्छा पर होता है, पीएम की इच्छा पर होता है। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जहां से इसकी संरचना के अनुकूल हम इसको अपॉइंट करते हैं। अब बात आती है कि इनकी योग्यता क्या होती है। भाई एक छोटी सी बात सोचो, जैसी उसके काम होंगे ऐसी योग्यता के आधार पर भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के आधार पर उनका चयन किया जाता है। तो यहाँ काम क्या होगा इसका, सूचनाओं का क्या करना, काम करना, विज्ञान के माध्यम से जानना, विधि को भी जानना, सूचना कैसी भी आ सकती है। तो एक प्रकार से हम यही कह सकते हैं कि अगर जीवन में इसे पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, इन्हें विधि का ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक सेवा के तरीके प्रबंधन करने का ज्ञान होना चाहिए, पत्रकारिता का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ से जनसंचार का ज्ञान होना चाहिए, और कहा जाए तो प्रशासन का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो कुछ योग्यताएं के अगर बारे में आपसे बात करूंगा तो यहाँ आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है इनकी सलाह पर, जिसे पत्रकारिता का, तकनीकी का, विधि का, विज्ञान का, जनसंचार का, प्रशासन का, सेवा प्रबंधन का ज्ञान होगा, उसी को अपॉइंट कर देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे सीआईसी का हेड बोलेंगे, यहाँ सीआईसी के मेंबर बोलेंगे। रही बात इन दोनों का कार्यकाल जो होता है, अगर मुख्यतः देखा जाए तो 5 ईयर और 65 ईयर होता है। इसका मतलब ये हुआ कोई व्यक्ति 59 साल में लगता है तो 5 ईयर मतलब वो 64 तक रहेगा, और यदि उसको लगता है कि भैया उसकी उम्र जो है 63 साल है तो सिर्फ 2 साल रहेगा। तो ये क्या है, इसका एक नॉर्मली कार्यकाल है। इससे पहले भी इसे हटाया जा सकता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे या तो वो बेचारा यहाँ भगवान जी को प्यारा हो गया हो, या उसके कार्यकाल के आधार पर धनकना लाभ के पद पर वो अपॉइंट हो रहा हो, कहीं से लाभ ले रहा हो, इसलिए भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यहां लगाया क्यों गया था, एक प्रकार से जनता की सेवाओं को सुनने के लिए, सरकार जवाबदेही बन जाए, कामकाज को बेहतर प्रबंधन किया जाए, और वो उल्टा ही काम कर रहा है, वो दिवालिया हो गया, पागल हो गया, तो उसको ध्यान रखना, उठाएंगे और बेचारे को उसको ध्यान रखना अलग कर देंगे। ये उसकी बेसिक बेसिक बातें होती हैं। यदि आप इससे सहमत हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, सर बिल्कुल मजा आ रहा है। तो ये एक सीआईसी की रचना होती है। तो आपने क्या सीखा, हमने स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लिया, नियुक्ति के बारे में भी जान लिया, कार्यकाल के बारे में जान लिया। वेतन नॉर्मली बाकी जैसे उनका होता है इनका ही होता है। रही बात अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ से शक्ति होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जो इनके कार्य होते हैं। लिखाऊंगा नहीं, समझा दूंगा ऐसे ही। अब देखो क्या कार्य होगा। पहली बात तो ये है, किसी भी व्यक्ति से प्राप्त जो जानकारी है या शिकायत है उसका निवारण करना। अब एक एग्जाम्पल समझिएगा, मजा आ जाएगा। शिकायत का निवारण भी करता है, निवारण कैसे करेगा। एक व्यक्ति है, ये कह रहा है भैया मुझे ये शिकायत है, तो इस व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा क्या शिकायत है, दिखाओ, ठोस आधार दो, मुझे एविडेंस दीजिएगा, लाइएगा। एग्जाम्पल समझो, मजे की बात, यहां से एक ए है और एक बी है, इन दोनों में आपस में विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद ये बेचारे पुलिस थाने जाते हैं। थाने में इसकी थोड़ी सी अच्छी पहुंच है, इस वाले व्यक्ति की पहुंच है, ये बेचारा थोड़ा गरीब, इसकी पहुंच नहीं है। जब ये जाएगा तो यहाँ इसकी पहुंच है, इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, ठीक है भैया, उसका हनन हुआ अधिकारों का। ये व्यक्ति थोड़ा ऊपर जाएगा जिले लेवल पर, यहाँ भी इसकी पहुंच है, यहाँ भी इसकी नहीं हुई। उसके बाद ये जाए तो जाए कहाँ, ध्यान रखना, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से इसके पास भी जा सकता है। अब ये क्या कहेगा
ये क्या कहेगा, एग्जाम्पल समझो ऐसा, इसे इंटरलिंक नहीं करना। ये क्या कहेगा, सीआईसी कहेगा भैया क्या दिक्कत है बताओ, तुम्हारा क्या समस्या है कि भैया ऐसे ऐसे मेरा ये सब चीज़ें हो रही है, सरकार या कामकाज में पारदर्शिता नहीं है, या किसी काम को लेके ये टाइम लग रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो कहेगा बताओ किसने मना किया, तो भैया इन्होंने मना किया था। इन्होंने जब मना किया तो क्या इन्होंने लिख के दिया था कि हम नहीं लिखेंगे? सोचो, इमेजिन करिएगा, इन्होंने कहा लिख के दिया नहीं लिखेंगे, नहीं दिया ना, तो ये क्या यहाँ पत्रा लेके जाएगा? तो आज भी कहीं ना कहीं संस्थाएं जो बनाई गई हैं उनमें पारदर्शिता नहीं है। 2 करोड़ जो मैटर हैं देखा जाए अभी शिकायतों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पे एक भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कार्रवाई। उसकी वजह क्या है? वो यही वजह है। तो इसको समझने का प्रयास करें। सिर्फ संस्थाएं बना दी गई हैं नाम के लिए, काम हो तब तो देश का निर्माण हो, तब तो राष्ट्र का निर्माण हो, काम ना हो तो फिर क्या फायदा। तो शिकायत निर्माण करता है, यह जांच करता है। नंबर 2 पॉइंट यहां लिख सकते हैं कि जांच करता है। जांच किस पे करेगा? जो भी शिकायत आएगी। इससे दीवानी मामले भी क्या है, जो दीवानी मामले हमारे पास 2 क्रिम होते हैं, एक आपराधिक मामले होते हैं, एक दीवानी सिविल मामले होते हैं। तो यहां से दीवानी मामलों में क्या है, जैसे शक्ति भी प्राप्त, जैसे दीवानी मामलों में शक्ति प्राप्त होती है वो भी है। कभी कभी यहां से देखा जाए तो यहां जितने भी लोग पदाधिकारी होते हैं ये पालन अगर नहीं करते हैं तो आयोग उन्हें संबंध में सूचना भी भेज सकता है। तो यहां एक प्रकार से कहा जाए तो ये जांच करने का काम इसका है, क्या उस पर डिसीजन होना, निर्णय लेने का काम उसका है। जांच करते समय दीवानी मामलों की जो ताकत है वो इसके अंतर्गत है। किसी व्यक्ति से कोई शिकायत आई उसको निवारण करता है, कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो उसकी जांच पड़ताल करता है। इस मामले को स्वतः उसकी जांच करने के लिए किसी कार्यालय से पत्र लोखा मंगा सकता है। ये सारे क्या है, इसकी एक नॉर्मली कहा जाए कार्य हैं। लेकिन अपनी रिपोर्ट को ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष ध्यान रखना कहाँ पेश करेगा, तो प्रत्येक वर्ष जो पेश करेगा वो राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति को देगा क्योंकि राष्ट्रपति क्या कर सके, संसद के पटल पर रख सके, भैया देश में ये समस्याएं आ रही हैं इसलिए निस्तारण करिएगा इनका। तो यानी ये क्या है, इसका प्रमुख कार्य है। तो हमने बहुत कम समय में क्या समझा, सीआईसी के बारे में समझ लिया। बस हमें कुछ नहीं करना है प्यारे दोस्तों। अगर यहाँ से हम लोग देखें जो स्ट्रक्चर यहाँ पे सीआईसी का होता है वो स्ट्रक्चर में अगर एसआईसी की बात करेंगे तो यहाँ स्टेट में यहाँ जहाँ राष्ट्रपति है वहाँ गवर्नर जी आ जाएंगे, जहाँ पीएम साहब है वहाँ सीएम साहब आ जाएंगे, जहाँ लोकसभा विपक्ष का नेता है वहाँ विधानसभा विपक्ष का नेता आ जाएंगे, जो वहाँ पीएम की इच्छा पे होता है वहाँ सीएम की इच्छा पे आ जाएगी, जो कार्यकाल इनका होता है वही कार्यकाल उनका होता है, जो अन्य न्यायाधीश 10 यहाँ होते हैं 10 वहाँ होते हैं। आया दिमाग में कुछ? इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उससे आने वाले प्रश्नों को आराम से टैकल कर पाएंगे। तो हमने क्या समझा आज के वर्तमान में परिदृश्य में, अगर मैं पूछूं यही क्वेश्चन अगर लिख देता हूं, सूचना आयोग से आप क्या समझते हैं, वर्तमान परिदृश्य में यह अपनी भूमिका किस प्रकार दर्शा रहा है, चर्चा करें। तो आप इसमें दिखा देंगे कि वर्तमान में यह ये संवैधानिक शक्तियां, विधिक शक्तियां प्राप्त ना होने के कारण अपने कर्मों पर या अपने कामों पर बेहतर प्रबंधन ना करने से जनता के बीच अभी भी बेहतर प्रबंधन नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक लिखोगे तो उसको मजा आ जाएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं वन स्लॉट वन टॉपिक के रूप में एक बार कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है ये सीरीज, एक बार जरूर शेयर करेंगे दूसरे के बीच में, जिससे जो लोग लाभान्वित हो पाएंगे, कहीं ना कहीं उससे निकलने वाली तरंगे आपको पॉजिटिव रास्ते तरफ मोड़ेंगे, तो आपका लक्ष्य जो गति है, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।